You know, there were days when I'd wake up and feel like it was just too exhausting. Like you stop feeling the zing, you stop feeling excitement, you stop feeling happiness. I woke up one morning just feeling empty. Basically just directionless. Even when you have a direction, you feel slightly aimless. I'd have these bouts of feeling so low that I'd just start crying at the drop of a hat. It's a disease. It can happen to you while, you're doing absolutely nothing with your life. You can be in a marriage, all sorted with your kids, everything, and you could find yourself depressed. There were days where I just wanted to be in bed, just sleep, not wake up. It was a very dark, deep, and helpless time. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बॉर्डर पार करने का एक और मतलब होता है। आजकल बॉर्डर का बहुत जिक्र हो रहा है। मैं उस बॉर्डर की बात करने जा रहा हूं जिसे पार करते ही लोग मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। हम ना तो उस बॉर्डर को पहचानते हैं, ना उसे पार करने के बाद मेंटल डिसऑर्डर की अवस्था को जानते हैं। इसलिए मनोरोग के शिकार लाखों करोड़ों लोग ना तो समय पर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और पहुंच भी जाते हैं तो पता चलता है कि इस बीमारी के लिए पर्याप्त डॉक्टर ही नहीं है। इसी दौर में जब टैंक को देखते ही जुबानी गोले दागने लगे हैं लोग, 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच सरकार ने तय किया है कि मेंटल हेल्थ वीक मनाया जाए ताकि हम इस पे जागरूकता फैला सकें। मनोरोग के कई कारण होंगे, लेकिन एक कारण मैं बिना रिसर्च के बता रहा हूं। न्यूज चैनल, पूरी दुनिया में न्यूज चैनल सामाजिक तनाव का कारण बनते जा रहे हैं। सबका अमेरिका भी, जो हम सबका अमेरिका है, वो भी परेशान है। डिबेट देखते देखते किसी को दबोचने की इच्छा होने लगे तो नजदीक के किसी चिकित्सक से संपर्क कर लीजिएगा। न्यूज चैनल हमारे समय की सबसे बड़ी बीमारी है। हर दिन आपको किसी न किसी अखबार में, किसी वेबसाइट पर चैनलों के उत्पाद का विश्लेषण आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 45 करोड़ मनोरोगी हैं। इसका 17% हिस्सा चीन में, 15% हिस्सा भारत में, यानी 6 करोड़ 75 लाख मनोरोगी भारत में हैं। आंकड़ों में अंतर रहता है। एक आंकड़ा यह भी है कि भारत में 5 करोड़ लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। मुंबई जैसे शहरी इलाके में तो 100 में से 3 मनोरोगी हैं, और उन 3 में से 1 न्यूरोटिक है। मेडिकल साइंस की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है द लांसेट एंड द लांसेट साइकेट्री। इसके एक लेख के मुताबिक अगले 10 साल में चीन के मुकाबले भारत में मनोरोगियों की संख्या बढ़ने वाली है। भारत और चीन में दुनिया के कुल 1/3 मनोरोगी रहते हैं। यह तादाद दुनिया के सभी विकसित देशों में के मनोरोगियों से ज्यादा है। भारत में से 10 में से 1 मनोरोगी को ही इलाज मिल पाता है या हो पाता है। सरकार का ही अनुमान है कि देश में हर 5 में से 1 को मनोविज्ञानी या मनोचिकित्सक से सलाह लेने की जरूरत है। बड़ी संख्या में लोग अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए मनोचिकित्सकों के संपर्क में रहते हैं। दूर की बात छोड़िए, मैं खुद ही यार दोस्तों के बीच देखता सुनता रहता हूं कि फला डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। दरअसल मनोरोग किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। इसके तहत कई प्रकार की मानसिक बीमारियां आती हैं। आजकल आप फिल्मों के जरिए भी कई प्रकार के मनोरोग के बारे में जानने लगे हैं। दीपिका पादुकोण और करण जौहर जैसे अभिनेताओं ने तो खुल के भी बात की है। फिर समझना जरूरी है कि मनोरोग एक बीमारी का नाम नहीं, ये एक श्रेणी है। इसके तहत कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, डिमेंशिया, एंजाइटी, अल्जाइमर, फ्रीक्वेंट मेंटल डिस्ट्रेस, इंसोम्निया, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, क्लेप्टोमेनिया, स्ट्रेस, रेज यानी गुस्सा जिसके गिरफ्त में आकर आप किसी की जान ले लेते हैं। उम्र के हिसाब से बीमारियों में फर्क आता है, और भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। बच्चों में इसके अलग रूप हैं, वृद्धों में अलग रूप हैं। स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर को गंभीर मनोरोग माना जाता है, और अनुमान है कि भारत में इसके 1 से 2 करोड़ रोगी हैं। जो सामान्य मनोरोग है उसके 5 करोड़ लोग शिकार हैं। स्कूल का छात्र गुस्से में अपने शिक्षक को चाकू मार देता है। कार की बम्पर पर खरोच लग जाती है तो लोग उतरकर मारते मारते, पीटते पीटते मार देते हैं। कोटा में आए दिन खबर आती है कि परीक्षा के तनाव और दबाव के कारण किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली। हम इन खबरों को लेकर अब सामान्य होने लगे हैं। यही प्रमाण है कि मनोरोगियों की संख्या बढ़ते बढ़ते सामान्य सी लगने लगी है। इस साल मई में जब भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लोकसभा में बता रहे थे तो उन्होंने नेशनल कमीशन ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ 2005 का आंकड़ा पेश किया। क्या हमारे देश में नियमित सर्वे भी होते हैं या सब अनुमान के आधार पर ही है, पुराने आंकड़ों के आधार पर है? भारत सरकार ने बेंगलुरु के निमहांस को राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ सर्वे का एक जिम्मा सौंपा है ताकि पता चले कि कितने मनोरोगी हैं, उनमें क्या क्या स्तर है।
और लोकसभा में यह भी बताया स्वास्थ्य मंत्री ने कि यह सर्वे का काम जून 2015 में शुरू हुआ था और 5 अप्रैल तक इस साल 27,000 लोगों के ही सर्वे हुए थे। इससे पता चलता है इतने व्यापक देश में सर्वे का रफ्तार या उसका जो सैंपल है कितना बड़ा या छोटा है। भारत में मानसिक रोग का इलाज करने वाले पेशेवरों की संख्या भी बहुत कम है। महानगरों में तो आपको मदद मिल जाती है, डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन जिला और कस्बों के स्तर पर हालत बहुत खराब है। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 3800 मनोचिकित्सक हैं, 898 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब 10 लाख लोगों में सिर्फ 3 मनोचिकित्सक आपको मिलेंगे। चीन में 10 लाख पर 17 मिलते हैं। भारत में 66,200 मनोचिकित्सक की जरूरत है। देखिए हम बेरोजगारी किस तरह से पैदा करते हैं। 2,69,000 साइकेट्रिक नर्स की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस में यह सब छपा था और कई लेखों को मिलाकर मैंने पेश किया। आए दिन अखबारों में मनोरोग पर खबरें छपती रहती हैं, टीवी में कम दिखता है, अंग्रेजी चैनलों पर अच्छी बहस हो जाती है, क्योंकि हम तो आपको मनोरोगी बनाने में लगे हैं न्यूज चैनल वाले। जिस तरह के विजुअल, युद्ध के विजुअल और भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें देखते हुए अगर आपके सामान्य रहने की संभावना जो है वो बहुत कम है। कम से कम रक्तचाप यानी बीपी तो बढ़ ही जाती होगी। आजकल गरीबी और बेरोजगारी जैसे बड़े सवाल पर चर्चा हो रही है। इन सब सवालों को छोड़कर पाकिस्तानी कलाकारों के साथ क्या सलूक किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। भारत में 443 सरकारी मेंटल हॉस्पिटल हैं और 6 राज्यों में तो एक भी मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा रिसर्च के दौरान पढ़ने को मिला। उनकी क्या हालत है, ये एक अलग विषय हो सकता है। इसी अगस्त में मेंटल हेल्थ केयर बिल 2013 भी पास हुआ। इसके मुताबिक मानसिक तौर पर बीमार लोगों के अमानवीय तरीके से इलाज को अपराध माना जाएगा। बाल रोगियों को शॉक थेरेपी देने पर रोक लग जाएगी। बड़ों पर भी इसका इस्तेमाल तभी होगा जब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इसकी इजाजत दे, और वो भी एनेस्थीसिया देने के बाद। इस कानून के तहत मनोरोग से ग्रस्त लोग इलाज का तरीका खुद ही तय कर पाएंगे। नए कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारी मानसिक दबाव के बीच आत्महत्या की कोशिश करे तो अब उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 309 के तहत 1 साल तक जेल में नहीं भेजा जा सकेगा। साफ है कि भारत के इतिहास में पहली बार आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। अभी तक आत्महत्या को अपराध मानने की ब्रिटिशकालीन परंपरा चली आ रही थी। इसका मतलब यह भी है कि भारत सरकार ने आत्महत्या को मनोरोग के रूप में स्वीकार किया है। कई लोग जो आत्महत्या की कोशिश करते हैं, उनके परिवार के लोग पुलिस की कार्रवाई के डर से डॉक्टरों के पास लेकर नहीं जाते, उनका इलाज नहीं कराते। इसे अपराध की श्रेणी से हटा देने से अब ऐसे हजारों लोग मनोरोगियों के जो चिकित्सक हैं उनके पास जा सकेंगे। दरअसल भारत में मेंटल हेल्थ पर कोई खास नीति नहीं थी। अक्टूबर 2014 में ही पहली बार ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनी। मशहूर मनोचिकित्सक हेलेन एम फेरेल के अनुसार डिप्रेशन का मरीज मदद मांगने में 10 साल लगा देता है, तब तक वो स्वीकार ही नहीं कर पाता कि वो मरीज हैं। फेरेल का टेड टॉक में इस विषय पर एक भाषण है, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस विषय पर मुकम्मल आंकड़े भी उपलब्ध नहीं। लोगों को लगता है कि डिप्रेशन जैसे कोई मौसम है, कार्तिक के बाद अगहन आ जाएगा। मानसिक रोग के प्रति जागरूकता की पहली शर्त है कि हम स्वीकार करें। स्वीकार करने की पहली शर्त है कि हमें पता तो चले कि यह बीमारी क्या है, वरना 4 लोगों की बातों पर राष्ट्रीय स्तर पर हम रोज घमासान नहीं कर रहे होते और उसी को पत्रकारिता नहीं समझते। ये पागलपन का दौर है। हम थोड़ी ठीक ठाक बातचीत करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर निमेश देसाई जी हैं, आप निदेशक हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस के, और चेन्नई से डॉक्टर केवी किशोर कुमार साहब हैं, निदेशक हैं आप द बनियन के। डॉक्टर देसाई, एक बहुत ही बुनियादी सवाल मैं अपने सामान्य दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर होता है? साइकोलॉजिस्ट बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी करके अस्पताल में 2 या 3 साल की ट्रेनिंग पाते हैं, एमफिल कोर्स करके। हाँ। तो जो साइकोलॉजी का बेसिक साइंस है, मूलभूत विज्ञान है, उसकी एप्लीकेशन की जाए मरीजों की देखरेख में। साइकेट्रिस्ट जो है वो एमबीबीएस मेडिकल कोर्स करके एमडी साइकेट्री करता है, जिससे वो दवाई भी दे सकता है, काउंसलिंग भी कर सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट दोनों करेंगे। साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल और बिहेवियर थेरेपीज में पारंगत है। मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट जो है वो दवाई भी दे सकता है, काउंसलिंग और थेरेपी भी कर सकता है। अब आप मुझे ये बताइए कि कुछ हम लोगों के आचार व्यवहार में बदलाव आ रहे होंगे, उसके हिसाब से क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर उनमें ये आदतें हैं तो वो किसी ना किसी प्रकार के मनोरोगी हैं? आपने बड़ी अच्छी बात कही और निखालसता से कही। मानव जाति के लिए और आपके क्षेत्र के लिए पागलपन का दौर है। न सिर्फ फिलोसॉफिकली बात सच है, प्रैक्टिकली बात वो सच होती जा रही है।
पागलपन शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन पागलपन का दौर है। मानव जाति कुछ ऐसे दौर से गुजर रही है कि हमारा मानसिक संतुलन बहुत हिल गया है। इन हालात में व्यक्ति विशेष या परिवार कैसे समझे कि हमें मानसिक रोग या मानसिक बीमारी है और हम मदद के लिए आगे आए। 2-3 बुनियादी चीजें हैं। अगर मेरे या किसी व्यक्ति के मूलभूत स्वभाव में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखे, अगर मैं शांति प्रिय हूं, एकदम से गुस्सा करने लगूं, या मैं बहुत बहुत बोलने चालने वाला इंसान हूं, मिलनसार इंसान हूं, एकदम से चुप रहने लगूं, तो जाहिर है एक संभावना है कि कुछ गड़बड़ है। अगर मेरी नींद में, खाने पीने की, रहन सहन में, रोजाना की जीवन शैली में अगर कोई मूलभूत बुनियादी बदलाव आए 2-4 हफ्ते से ज्यादा, अगर मुझे या परिवार के व्यक्तियों को लगे कि मैं डिस्ट्रेस हूं, ट्रबल्ड हूं, तो ये 3-4 मोटे मोटे लक्षण रहेंगे मानसिक बीमारी के। लेकिन जैसे आपने भूमिका बांधते हुए कहा, जिनको पहले साइकोसिस कहा जाता था, गंभीर मानसिक बीमारियां, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मोटे तौर पे अनुवांशिक है, तो बायोलॉजिकल जेनेटिक कारणों से है। कल्चर और कंट्री के मुताबिक इनकी तादाद ज्यादा नहीं बदलती। ये 1 या 2% आम जनता में रहेंगे। लेकिन क्या जो आज की जो जिंदगी है, कम आराम करना, जाम में फंसना, दिन भर व्हाट्सएप करना, अफवाह फैलाना, झूठ को खबर इनका मानना, असर इन होगा, सब का भी असर पड़ता है? इनका असर होगा जरूर। जो दूसरा महत्व का ग्रुप है जो आपने बात की, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, इनको पहले न्यूरोसिस कहा जाता था। तो न्यूरोसिस जाहिर है सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल हालात से प्रभावित होगा। तो अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में इनकी तादाद घटती बढ़ती रहेगी। शहरी और ग्रामीण इलाकों में इनकी तादाद अलग अलग रहेगी, अलग अलग। और ये आंकड़े हैं। भारत में यकीनन, जैसे आपने कहा, आंकड़े कम हैं, लेकिन ये आंकड़े हैं कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में मानसिक बीमारियों में अंतर है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स में, साइकोसिस में, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स में नहीं। आपके पास तो बहुत मरीज आते होंगे। एक तो मैं जानना चाहता हूं कि तादाद बढ़ रही है, ऐसे पढ़ने को मिला कि 10 साल में और 20% आबादी किसी ना किसी प्रकार के मेंटल इलनेस का शिकार हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके अपने अस्पताल के अनुभव से ये संख्या कितनी है। और दूसरा ये भी मैं जानना चाहता हूं कि मैं अभी कह रहा था कि हम टीवी वाले भी लोगों को पागल बना रहे हैं, बदहवास कर रहे हैं ना, दिन भर उनको गुस्से में डाल के। तो इसमें हम कितने सफल हुए हैं? क्या हमारे प्रयास से सफल कोई रोगी आपके पास पहुंच रहा है? या स्कूल में जो निबंध लिखाए जाते थे, साहित्य समाज का दर्पण है, आज का साहित्य आपके टीवी चैनल्स हो गए। तो मैं ये समझता हूं कि आपका आत्मविश्लेषण का जो अप्रोच है वो बड़ा काबिले तारीफ है। लेकिन आपके डिफेंस में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, निष्पक्षता से, गंभीरता से, कि आप लोग और सारे जो टीवी चैनल्स हैं वो काफी हद तक समाज की जो सच्चाई है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। उसको किस रूप में पेश किया जाता है उसका असर मानस पर जरूर पड़ेगा, और अगर थोड़ा संयम बरता जाए तो अच्छा होगा। इसके डेफिनेट एविडेंस हैं हमारी रिसर्च में भी, खासकर जहां डिजास्टर्स हुए, भूज कच्छ में या सुनामी में। लेकिन आपका जो अप्रोच है वो अपनी जगह अच्छा है, लेकिन पूरी तरह मीडिया को या इवन आंशिक रूप मीडिया को जिम्मेवार मानना थोड़ा ज्यादा होगा। दूसरा सवाल आपका था, क्या संख्या बढ़ रही है? क्या मैं ये गंभीरता से मानता हूं कि जैसे मैंने कहा, अनुवांशिक जो बायोलॉजिकल कारण है साइकोसिस, उसकी तादाद नहीं बढ़ती है। समय के साथ और बदलते हुए संस्कृति और कल्चर के साथ न्यूरोसिस की तादाद जरूर बढ़ती है, बढ़ रही है। वो आपको लगा, जैसे अभी करण जौहर साहब बता रहे थे कि अकेलापन है, कामयाब आदमी है, 21वीं बहुत सदी सारे का यार सबसे दोस्त बड़ी सच्चाई हैं, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे लोग अब एडमिट कर पा रहे हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं, आप तक आ रहे हैं? जरूर। और ये अच्छी बात है। जाहिर है हमें जागरूकता और चेतना और एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना मानसिक बीमारियों की सच्चाई को अभी 100,000 गुना करना बाकी है, 100 गुना 1000 करना बाकी है। लेकिन पिछले 20-30 साल में ये बढ़ा है। ये पॉजिटिव ट्रेंड भी हमें देखना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, इंडिविजुअल चैम्बर प्रैक्टिशनर्स के पास, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, अगर ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस है, बशर्ते ये भी बात सच है। आपने कही 10 में से 2 या 2.5-3 मरीज पहुंचते हैं अभी भी विशेष इलाज के लिए, है ना? एक तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन इतने ही लोग पहुंचने वालों की संख्या भी है। किशोर जी, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप चेन्नई से हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि एनजीओ वगैरह जो है उस सेक्टर में दक्षिण और पश्चिम इन इलाकों में हिंदुस्तान के ज्यादा बेहतर काम हुआ है।
तो हम थोड़ा आपके अपने अनुभव जानना चाहते हैं कि उन इलाकों में, खासकर हम ये भी सुनते हैं कि हम जिन राज्यों से आते हैं, उत्तर भारत के जिन राज्यों से आते हैं उसकी तुलना में आपके राज्य तमिलनाडु में कम से कम बुनियादी चिकित्सा की जो सुविधा है पब्लिक हेल्थ की, वो कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर पर, कस्बों के स्तर पर मनोरोग को लेकर किस तरह की जागरूकता है और किस तरह की जागरूकता आप लोगों के प्रयास से आ रही है? अच्छा, अगर हम बानियन के बारे में बात करेंगे, हम ग्रामीण प्रदेश में काम करते हैं और जागरूकता बहुत कम है और लोग समझते हैं भूत प्रेत के कारण ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है और इनको ट्रेडिशनल हीलर्स या झाड़ फूक ऐसा जगह में जाते हैं। और एक और खास बात है कि अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ऐसा सुविधा हो सकता है, प्राइमरी केयर डॉक्टर्स इनको देखते हैं, जैसे जुलाब का इलाज होता है, बुखार का इलाज होता है या कुछ दूसरा चीज का इलाज होता है, जैसे ही डिप्रेशन का इलाज या साइकोसिस का इलाज या मंदबुद्धि का इलाज अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होता है तो लोग उधर जरूर आएंगे। और एक खास बात है, जैसा एक मानसिक समस्या ऐसा है कि स्टिग्मा के कारण लोग बाहर नहीं जाते हैं और दूर के कारण जा नहीं सकते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स के कारण वो अस्पताल नहीं जाते हैं और मरीज भी नहीं मानते हैं हम अस्पताल में जाना और इलाज लेना ऐसा कुछ चीज। सो इस बात को अगर हम लेते हैं, सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिलीवरी होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, घर के पास भी, घर में ही इलाज होना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में हेल्थ वर्कर्स हैं और हेल्थ नर्स है और कुछ दूसरा स्टाफ है, अगर वो लगातार घर में जाके विजिट करते हैं और इनका इलाज देखते हैं और कुछ फर्स्ट एड देते हैं या प्राइमरी लेवल उस लेवल में ट्रीटमेंट देते हैं, उससे शायद इनका भलाई होगा। अगर उस लेवल में इनका बेनिफिट नहीं हुआ, वो तालुक हॉस्पिटल में जा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ऐसा। सो तमिलनाडु अगर हम देखते हैं, उधर भी ऐसा ही प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज मिलने का सुविधा है फिर भी वो नहीं मिलता है। जैसे कि 16 डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स था, अभी तो 30 हो गया है, फिर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दवाई मिलना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डायग्नोसिस करना और इनका इलाज होना इतना तो नहीं हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं ये देने के लिए और इसीलिए हम बानियन के तौर पर ग्रामीण प्रदेश में इनका इलाज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट गैप कम करें। हमारा बहुत खास मकसद यह है कि इलाज देने के बाद मानसिक रोगी बेघर ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, हम खास करके बेघर लोग से काम करते हैं और इनका इलाज देते हैं। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग 80% लोग का कुछ इलाज ही नहीं हुआ और इनका देखभाल करने में मुश्किल हो जाता है, जाते जाते डिसेबिलिटी ज्यादा हो जाता है, परिवार लोग को देखने में मुश्किल हो जाता है। और इस बात को लेकर के हम प्राइमरी केयर, प्राइमरी लेवल में ट्रीटमेंट देके और नलम वर्कर्स, ऐसा लोग एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, वो घर में जाके मिलते हैं और इनका सांत्वन करते हैं और अगर इनको अस्पताल लाना है तो लाते हैं। ऐसा सारी चीज हम करते हैं इधर चेन्नई में। निमेश जी, फिर से मैं एक थोड़ा और हिस्सा लगाना चाहता हूं। आपने जिन व्यवहारों में बदलाव की बात कही, जाहिर है आपने मोटा मोटी बात कही, लेकिन फिर भी बहुत से लोग सोचते हैं कि टीवी ज्यादा देख रहा है इसकी वजह से स्ट्रेस है, फोन ज्यादा कर रहा है इसकी वजह से स्ट्रेस है, दोस्तों से झगड़ा हुआ है, खाना नहीं खा रहा है। तो ये सब जो आदतें आप बता रहे हैं बदलाव, ये तो दूसरी बीमारियों में भी होते हैं कि भूख अगर नहीं लग रही है तो हो सकता है कि बुखार हो या कोई और भी चीज हो जिसकी वजह से। तो सामान्य लोग क्या अंतर करेंगे? वो तो उसी फिजिशियन के पास जाएंगे। और जरूर जाएं।
जैसे डॉक्टर किशोर कह रहे हैं, हम सब की, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की और बहुत सारे और एजेंसीज की कोशिश ये रही है कि जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, जो हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले पे जो जीपी बैठा है फैमिली डॉक्टर, उनको हम अवगत कराएं मानसिक बीमारियों को पहचानने की स्किल से, और वो कुछ बेसिक इलाज कर सके। तो मैं अभी भी सहमत हूं, अगर हम में से किसी को हमारे परिवार में या मित्रगण में अगर मानसिक स्वास्थ्य की मदद की जरूरत लगे तो हम पहले जाएं फैमिली डॉक्टर के पास, उनसे सलाह करें। पहली बात यह कि सर, इस शहर में, गांव में लोगों का तो पता नहीं, हम बात अकेलेपन की करते हैं, लेकिन परिवार के लोग 4 लोग हैं, उस 4 लोगों में से एक आदमी अकेलेपन का शिकार है, लेकिन वो परिवार में सामान्य रूप से दिख रहा है, एक ही साथ खाना खा रहा है, जा रहा है, घर का सामान मिला रहा है और सो भी रहा है, तो पता नहीं चलता कि अकेलापन क्या है। ये बहुत लोग कैसे, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? हाँ, आप डॉक्टर हैं, आप कैसे जान जाते हैं कि मैं अगर आपके पास आया हूं तो अकेलेपन का शिकार हूं या कोई आया है तो? बदनसीबी से मानसिक रोगों का कोई फिजिकल टेस्ट या बायोलॉजिकल टेस्ट करीब करीब थियोरेटिकली असंभव है। असंभव है, अच्छा ठीक है। विज्ञान कोई चमत्कार कर ये बताना जरूरी है, बहुत सारे फिजिशियन एमआरआई करा दे ठग। हाँ, ये नहीं संभव है। तो इसका एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि जो आपने बात कही, अगर मुझे या हम में से किसी को भी डिप्रेशन है या कोई और मानसिक तकलीफ है, तो अगर मैं खुद कुछ हद तक उस चीज को मान के उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं हूं, तो मुश्किल होगी। आपको या मेरे दूसरे मित्रों को पहचानने में मुश्किल होगी। अगर आप पहचान भी पाएंगे तो वो इतना लेट होगा कि तब तक शायद बहुत देर हो गई हो। तो सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है समाज में माइक्रो और मैक्रो लेवल पे, हर स्तर पे इस मानसिकता को फैलाने की, मानसिक रोगों के बारे में, कि हम मानसिक रोग होना किसी प्रकार की कमजोरी या वीकनेस न समझें, न मॉरल, न साइकोलॉजिकल, न स्पिरिचुअल। एक तो सर अकेलापन है जो अंदर से आको खाता है, एक है सामूहिकता, है ना, कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन। आप 10वीं के छात्र हैं, मेडिकल नहीं करेगा, पूरा रिश्तेदार प्राण पी जाते हैं। अच्छा, जो कोटा में वो डीएम साहब चिट्ठी लिखते जा रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है। आत्महत्या की दर, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में, बताइए, इतने बड़े देश में यही एक विश्वविद्यालय बच गया कि जहां 99 के बाद आदमी एडमिशन है। तो आइंस्टीन का एडमिशन हो जाता है, न्यूटन एडमिशन से बाहर हो जाते हैं, है ना या गैलीलियो एडमिशन से बाहर हो जाते हैं। तो ये हालत है। तो ये जो कलेक्टिव प्रेशर है, इससे बच्चे कितनी एंग्जाइटी से, कितनी तरह के मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते होंगे, हम तो जानते भी नहीं है कि क्या स्थिति है। आप बता सकते हैं। और कुछ हद तक मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ हद तक ये अनअवॉइडेबल है, इस हद तक कहूंगा अनिवार्य है। 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी में कॉम्पिटिटिवनेस हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। तो कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी। मानव जीवन की मौजूदा स्थिति का शायद एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को, हाई सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि उस हाई सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद निराश होके, विफल होके परेशानी में है। अच्छा समाज तब माना जाए जब सफलता को सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन विफलता को भी प्रोत्साहित किया जाए, विफलता को कम से कम पहचाना जाए एक इंसानी रूप में। ये थोड़ा आदर्शवादी सोच है, लेकिन संभव है। किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पागलपन एक मतलब बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है उसका, है ना, बहुत आगे जाकर है, लेकिन उसके बाद मनोरोग के कई श्रेणियां हैं उसकी। तो हर लोग मनोरोग को पागलपन ही समझ लेता है, और कई बार वो डॉक्टर के यहां जाते हैं, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि गाड़ी भी उनका आप लोगों के क्लिनिक के सामने पार्क नहीं करते हैं, नाम भी सही नहीं बताते हैं। इसमें बदलाव ला पाए हैं क्या आप लोग अपने प्रयोग के दौरान? क्या कभी देखा काम के दौरान कि इसमें लोग अब समझने लगे हैं कि पागलपन जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो एक अलग चीज है और मेंटल डिसऑर्डर, इलनेस है, वो एक अलग चीज है? और बिल्कुल लोग मानते हैं, जैसे कि पागलपन या पागलपन का शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना है। एक मरीज को अगर साइकोसिस बीमारी है, वो इलाज लेने के लिए नहीं मानते हैं, फैमिली मेंबर्स इनको लाते हैं, और इलाज लेने के बाद कम से कम 2-3 महीने में वो सुधर जाता है और इनका काम करने लगता है। और दूसरा मेंटल प्रॉब्लम जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन, वो सीरियस नहीं है, इतना डिसेबिलिटी उनमें नहीं होता है। और ये सारी चीज को लेकर के
कुलन कुला बात करना और ट्रीटमेंट लेने के लिए आगे आना अभी भी मुश्किल लगता है। जो पहला बात यह है कि हम जो भी सुविधा क्रिएट करते हैं कम्युनिटी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, अगर ये सुविधा कंटिन्यूअस हो और रिलायबल हो और ट्रीटमेंट मिलने का, इलाज मिलने का कुछ गारंटी हो, लोग मानते हैं और आएंगे। अगर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ सुविधा कंटिन्यूअस नहीं मिलते हैं, जो कर्मचारी उधर है वो कमिटेड नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं कि एक दिन मिलता है, दूसरा दिन मिलता है, दो महीने के लिए दवा मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। तो स्टिग्मा दूर करना एक सिंपल विषय है कि सिंपल विषय नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स चीज है। डॉक्टर देसाई, जब भी हम सर्विसेज कंटिन्यूअस रखते हैं, ठीक है, एक चीज गौरतलब है कि हमारे देश की और हमारे समाज की करते हैं कि बदलाव ठीक आ है सकता जी, है। हाँ, हमारे देश की और हमारे समाज की जो व्यवस्था की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की पूरे क्षेत्र की, वो जाहिर है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लागू है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका असर ज्यादा होता है। जो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो बहुत खराब मुश्किल है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में उसकी तकलीफ और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उस पर सवाल उठाना देशद्रोही सभी नहीं। और मैं बिल्कुल, मैं ऑलरेडी परेशान हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं मदद के लिए न जाऊं, तो मुझे कारण मिल जाता है। मेंटल डिसऑर्डर इलनेस की जो बीमारी है उसका इलाज क्या बहुत महंगा है? ये सबसे अच्छी खबर शायद आपके पूरे इस प्रोग्राम में हो कि मानसिक बीमारियों का इलाज सरलता से बहुत ही कम कीमत में या करीब करीब किसी बिना कीमत के हो सकता है, अगर व्यक्ति विशेष और परिवार और डॉक्टर मिलकर काम करें। इंश्योरेंस नहीं होता, हमने सुना है। इंश्योरेंस नहीं होता है, ये मुश्किल जरूर है। ये जो आपने नया बिल बनाया उसमें इंश्योरेंस का प्राविधान है। एक बात देखा मैंने, अभी जो पिंक फिल्म आई थी तो उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, हालांकि वो बीमारी को बहुत अच्छे से फिल्म एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन ये फिल्म बाइपोलर डिसऑर्डर यानी एक मनोरोगी को सामान्य व्यवहार करते हुए दिखाती है ना। बहुत पहले राजेश खन्ना की एक फिल्म आई, या किशोर कुमार की, संजीव कुमार की फिल्म थी खिलौना, जिसमें पागल को दिखाया गया है ना, एक्सट्रीम फॉर्म में पागल खाना को दिखाया गया, जिससे एक डर पैदा हुआ। इसमें वो मरीज है लेकिन वो लड़ता है, टहलने भी जाता है और केस भी लड़ता है। तो क्या ये बदलाव नहीं है सिनेमा के जरिए? सिनेमा जैसे मैंने पहले कहा, सिनेमा या साहित्य या आप टीवी चैनल्स समाज की सच्चाई को प्रतिदर्शित करते हैं। तो मैं जरूर समझता हूं कि जो खिलौना में संजीव कुमार का प्रधान चरित्र दिखा गया था वो आज नहीं पाया जाता है, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस प्रकार के गंभीर मानसिक बीमारियां कम देखने को मिलती हैं। आज आपको हर शहर कस्बे में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज की फिल्मों में दिखाए जाते हैं, मानसिक बीमारी है, व्यक्ति ने खुद या इलाज से अपने आप को कंट्रोल कर लिया, उसका जीवन नॉर्मल चल रहा है। तो ये जो पॉजिटिव मैसेज है, चाहे वो हम कम तादाद में मदद कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव मैसेज महत्व का है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी बात ये नहीं रुकेगी। मैं चाहता हूं कि मैं आपके अस्पताल भी आऊं और थोड़ा और इस पर बात करूं कि क्या किया जा सकता है। अब हम मेंटल डिसऑर्डर से वापस उस बॉर्डर की तरफ चलेंगे जिस बॉर्डर से निकलकर हम मेंटल डिसऑर्डर की तरफ आए थे, ब्रेक के बाद। थैंक यू सर। उड़ी में हुए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद से भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव है। इसका खमियाजा भुगत रहे हैं सरहदी इलाकों के गांवों के लोग, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी दूभर हो गई है। मक्का और धान की फसल खेतों में खड़ी है, लेकिन फायरिंग की वजह से फसल काटना कठिन हो रहा है। ऊपर से मवेशियों की देखभाल भी मुश्किल हो गई है। महिलाएं, बच्चे गांवों से दूर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। जम्मू के आरएसपुरा इलाके के ऐसे ही गांवों से हमारी सहयोगी बरखा दत्त की ये रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांव के इन घरों पर पुराने घाव साफ दिख रहे हैं। दीवारों पर सीमा पार से हुई मोर्टार फायरिंग से बने निशान। फायरिंग जिसमें कई घर ढह गए, मक्का और धान के खेत बर्बाद हो गए, काफी मवेशी मारे गए। हम ठीक सीमा पर बसे बैन गालार गांव में हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में हुए युद्ध विराम से पहले की यादें
अब भी ताजा हैं। सरहद पार से हुई फायरिंग ने सिर्फ मवेशियों और फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, यहां के लोगों की जिंदगी भी दूभर कर दी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिस गांव में आप जाएं, यही कहानी आपको दिखेगी। बैनगालार से आरएसपुरा सेक्टर की ओर 70 किलोमीटर दूर ये गांव अब्दुलिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीबी उसकी आफत बनी हुई है। सीमा पार से फायरिंग की वजह से लोगों ने अपने घरों में नीचे बंकर बनाए हुए हैं। साल भर पहले ही पाकिस्तानी रेंजरों की फायरिंग से यहां के एक युवा पवन कुमार की जान चली गई। उसकी पत्नी रजनी आज भी उसकी याद में रोती है। यही नहीं, पिता जीत सिंह का हाथ भी उस फायरिंग के बाद काटना पड़ गया। छोटे भाई शिव कुमार ने हमें उसकी तस्वीर दिखाई और वो वाकया बताया। श्यामलाल जी, आप बताइए कि 2015 में जो आपके परिवार के साथ हादसा हुआ, क्या हुआ? मैडम, सुबह की बात है, जैसे 6:05 हुए थे, अचानक फायरिंग शुरू हो गई पाकिस्तान की तरफ से। तो वो गए थे, भैंसों का दूध निकाल रहे थे, उधर आके मोटर शेल पड़ा, तो उसमें मेरे भाई की डेथ हो गई ऑन स्पॉट। हाँ, बिल्कुल ऑन स्पॉट। तो उसके फादर की बाजू कट गई इधर से। तो उनका वो फादर भी उनके साथ ही थे? हाँ, फादर भी उधर ही थे। तो आप कह रहे हैं कि वो दूध निकालने गए थे भैंसों हाँ, का? मैडम, दूध निकाल। और फादर और आपके भाई दोनों इकट्ठे थे? हाँ, उधर ही थे। और भाई की इंस्टेंट वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई? ऑन स्पॉट हो गई। हमारे पशु भी 8-10 मर गए उधर ही, ऑन स्पॉट ही। और बड़ा भाई था आपका? बड़ा भाई था मैडम। और फादर की हाथ फादर की इधर से बाजू को लगा ना शेल, तो बाद में उनका इलाज करवाया उधर निजी हॉस्पिटल में, अमृतसर में जी। तो उसके बाद बाजू कट गई। और ये कब की बात है? 2015? जी, 28 अगस्त 2015। तो भारी शेलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ बहुत से? ज्यादा शेलिंग हुई। आप ये बताइए, आप फिर तनाव का थोड़ा माहौल बन रहा है। लोग कहते हैं कि भाई काफी सारे गांव को खाली भी कर दिया गया है, आप लोग तो यही हैं। हाँ मैडम, हमारा भी गांव खाली हो गया है। रात को चले जाते हैं, दिन को थोड़े लोग आ जाते हैं। जहाँ पशु रखे हुए हैं लोगों ने, उनको चारा चूरा डालना होता है, इसीलिए आना पड़ता है घर में। शाम को हम भी चले जाते हैं, डरे हुए हैं, माहौल तो डर वाला ही बना हुआ है। कहाँ जाते हैं फिर? इधर चले जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर में, पीछे। अच्छा। 5-6 किलोमीटर पीछे। तो और आपने अपने घर में ही मोर्चा बना दिया, एक किस्म का, जिसको बंकर, मतलब कि थोड़ा अंदर जाके आपने बनाया है? हाँ जी मैडम। हाँ? हाँ मैडम। आप दिखा सकते हैं हमें? दिखाएं। अच्छा। हाँ जी, इसका थोड़ा बताइए, यहाँ हम कहाँ बैठे हैं और ये आपने कब बनाया ये जो मोर्चा? ये मैडम हमने बनाया था 2013 में। हाँ। 13 में, तब भी शेलिंग होती रहती थी। पहले भी छुटपुट तो हमने मकान बनाया, तो इसीलिए इसको नीचे। तो फिर कभी 2013 और 15 के बीच में इसका इस्तेमाल किया कभी? हाँ मैडम, बहुत बार शेलिंग जब भी होती है तब हम आ जाते थे अंदर। आप लोगों को जिसको पर्सनल ट्रेजेडी हुई है, आपको तो ये होगा कि किसी तरह जो 2003 का सीज फायर था वो किसी तरह लागू किया जाए, वो ना टूटे, क्योंकि जो गांव पे बॉर्डर पे रहते हैं उनको तो सबसे ज्यादा तकलीफ है। मैडम, हम लोग तो रोजाना भगवान से यही विनती करते हैं कि अमन चैन हो जाए, जैसे पहले था उसी तरह हो जाए। हमें लड़ाई नहीं चाहिए, क्योंकि चोट आपको पहुंची। हाँ जी। तो अभी इंडिया ने जो स्ट्राइक्स की और अनाउंस किया, ये तो बहुत खुशी की बात है मैडम। ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मानेगा नहीं। तो आपको ये उम्मीद है कि इंडिया ने जो किया बहुत अच्छा किया? बहुत अच्छा किया मैडम। लेकिन यहाँ पर जो बॉर्डर है उस पे सिचुएशन दोबारा इरप्ट ना हो जाए, ये आपकी ख्वाहिश है? हाँ मैडम। कि किसी तरह यहाँ शांति बनी रहे। चाहिए तो मैडम शांति, क्योंकि हमने तो इधर ही रहना है। चाहे जंग के बाद आएंगे तब भी इधर ही आएंगे, कहाँ जाएंगे। कभी आपने सोचा कि भाई यहाँ देखिए, मेरा भाई की जान चली गई, मेरे फादर की आर्म चली गई, मैं अब छोड़ के कहीं और ही रहूं? कहाँ जाएंगे मैडम, इतनी व्यवस्था कहाँ है। हम गरीब लोगों के पास की पीछे जाके रहेंगे। हमें तो यहाँ ही रहने पड़ेगा बॉर्डर पर। हमारे, अगर हम लोग चले जाएंगे, हमारे पीछे पूरा गांव भी जाना शुरू हो जाएगा। सभी लोग ऐसे ही जाते जाएंगे, तो फिर कहाँ जाएगी इतनी दुनिया। रहना तो है किसी जगह।
अभी जो सरकार ने ये इवैक्यूएशन कराया है, जैसे आप लोगों को का भी, तो क्या उम्मीद है आप सरकार से, इस समय क्या चाहते होंगे? क्योंकि बहुत से लोगों की खेती में अभी क्रॉप्स हार्वेस्ट के लिए तैयार है। हाँ। फार्मर्स को भी खतरा है कि हमारे क्रॉप्स ना जाया हो जाए। हाँ जी तो आपका भी खेती बाड़ी का काम चलता है? मैडम, हमारी बहुत खेती है, हमने धान लगाया हुआ है, अभी पका हुआ है धान। थोड़े दिन अगर ऐसा ही रहेगा तो वो पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमें तो शांति चाहिए। पर रहना यही है, यहाँ छोड़ के घर नहीं, छोड़ के नहीं जाना है, रहना जहाँ ही है। हम बॉर्डर पर डटे रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाले नहीं हैं, जहाँ ही रहेंगे। और पाकिस्तान से क्या कभी लगता है कि कुछ वहाँ बदलेगा? दबाने से ही बदलेगा मैडम, ऐसे नहीं बदलेगा। जैसे दबाएंगे उसको फिर ही बदलेगा। जैसे स्ट्राइक हुई है 1-2 बार दोबारा हो तो फिर ही मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। शिव कुमार के पिता अब घाट पर ही पड़े रहते हैं, परेशानी और निराशा से भरे। जीत सिंह जी, उस दिन के बारे में बताइए जब ये हादसा हुआ। हाँ जी, क्या हुआ? क्या ये पाकिस्तान का गोला फटा था, अच्छा, तो जाके अंदर ही फटा। और आप अपने पशुओं के साथ थे उसमें, भैंसों के साथ? पशु की भैंसों 8 भैंसा ही मर गई। 8 भैंसें मरी, पर हाँ। बेटा मरा आपका? हाँ, बेटा मरा, तो हम भी मरे हैं। इसको मरना ठीक है, क्या फायदा उन जीने का? मुझे ऐसा मत कहिए। हाँ, तो क्या फायदा जी, सारा दिन मंजी में पड़े रहना। क्योंकि आप काम नहीं कर पाते ठीक तरह से। क्या काम करें, अभी बाजू नहीं है, काम क्या करें। अब इंडिया ने जो एक्शन अभी लिया था स्ट्राइक्स के रूप में, हाँ जी, जो वहां पर दूसरी ओर बोला ना कि टेररिस्ट कैंप पे हमला हुआ है, उसके बारे में क्या सोच है? जनाब वो तो गवर्नमेंट ने सोचना, हमारे को क्या पता। हमारे को तो यही पता है इससे लड़ाई लगनी अच्छी है, रोज भागना, शाम को किसी के घर खजल होना, वो फायदा है? तो ना लड़ते ना खलासी होंगी। आप कहते हैं रोज ऐसे भागना और ऐसे जीना मतलब तंग आ गए। हाँ, की फायदा जीने का? बच्चे कितने रहते हैं, बूढ़े कितने रहते हैं, अलग अलग रहना। हाँ, अलग अलग रहना पड़ता है। कहाँ रहते हैं रात को आप लोग? हर सफर है, आरसपुरा में रिश्तेदार के पास? हाँ, पर अलग अलग रहना। हाँ, अलग अलग। मक्का और धान कटने को तैयार हैं। यहाँ के लोग दिन के वक्त खेतों में काम करने गांव लौट आते हैं, लेकिन शाम होते ही वापस निकलना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है कि जो होना है अब एक ही बार हो जाए। रोज रोज की फायरिंग से वो तंग आ चुके हैं। अच्छा भैया जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर अभी किस तरह का माहौल है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में जगह जगह पे बॉर्डर पे पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किए हैं, कई कई जगह पे फायरिंग भी हुई है एलओसी और बॉर्डर पे। तो यहाँ पर किस तरह का माहौल है? माहौल तो मैम अभी खराब ही लग रहा है। ये लोग सहमे हुए हैं जो भी है। शाम को ये औरतें, जो बच्चे हैं, ये सारे पीछे चले जाते हैं। जो आदमी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो जो इस टाइम जो मतलब कि ये हुआ है, हमारी सरकार ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इससे लोग बहुत खुश हैं और ये चाहते भी हैं कि आगे भी अगर कोई हरकत करता है पाकिस्तान तो उसको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, कि ताकि रोज रोज का ये जो मसला है ये खत्म हो जाए। और यहाँ पर जितनी बार भी फायरिंग होती है मैडम, कुछ तो कुछ नुकसान होता है बॉर्डर पर, इसलिए ये लोग चाहते हैं एक बारी का ये जो युद्ध है ना, पाकिस्तान रोज रोज की जो फायरिंग चलाता है, जहाँ बम वगैरह फेंकता है, इसको आर पार करना ही चाहिए इनको। पर आप मुझे एक बात बताइए, हम एक बिल्कुल यहाँ पे जैसे हम दिखा सकते हैं, यहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर के साथ खड़े हैं जो फौज ने बनाया। तो आजकल आदमी लोग रहते हैं, औरतें चली जाती हैं। हाँ, औरतें और बच्चे मैम पीछे चले जाते हैं और बाकी आदमी, वो भी पशुओं के कारण यहाँ पर रहना पड़ता है हमें, तो नहीं तो हमें भी पीछे जाना पड़ता है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि आतंकवाद को भारत का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में नए सिरे से फायरिंग की आशंका के बीच यहाँ के लोगों के धैर्य का इम्तिहान अभी काफी लंबा है। आरएसपुरा सेक्टर से बरखा दत्त की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।